देश में सर्वाधिक वो मिलता था, श्रमिक को सर्वाधिक वेतन मिलता था हर जगह से, चाहे वो मनरेगा का हो चाहे कोई भी हो, पूरे देश में सबसे ज़्यादा था। मनरेगा केंद्र सरकार से आता था कुछ, लेकिन जब हरियाणा लगाता पूरे देश में ज़्यादा था। तो ये है, और मैं आभारी हूँ यहाँ के श्रमिकों का और किसानों का कि जो प्रदेश 2005 में और 2005 से पहले 1966 में जब ये हरियाणा बना तो आम सवाल था कि हरियाणा प्रदेश बना तो दिया, ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। बहुत पिछड़ा हुआ है प्रदेश था हमारा, बहुत हर चीज में पीछा हुआ था। पंजाब का अंग था, एक वो इलाका आगे था, हम पिछड़े हुए थे। वो ऐसा श्रमिकों की और किसान की मेहनत से 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सब श्रमिकों की और किसानों की मेहनत का नतीजा था, किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर वर्ग ने मेहनत की। हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा, औद्योगिक प्रगति करी, सारे मजदूर किसान ने करी, जब आगे गए। लेकिन इन 10 साल में हम जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई। जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो प्रति व्यक्ति निवेश था हाईएस्ट 2014 में, वो इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई। इन्वेस्टमेंट बंद हो गई और अब करे नहीं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, चाहे वो रोडवेज के उस तरह देखो, यहाँ तक जो है कि शिक्षा का भी निजीकरण के तरह करते हुए आगे कदम उठा रही, जो ठीक नहीं, जो हमारे प्रदेश के लिए भी समाज के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस सदा राष्ट्रीयकरण में विश्वास करती है। अब ट्रांसपोर्ट का बेड़ा है, अभी बता रहे थे कितनी बसें थे, कितनी घट गई, बस लेने का मतलब ही नहीं। इसी प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन यूनियन बने हमारे श्रमिक, जो उनको सुविधाएं थी, ये परिवार पहचान पत्र आईडी में उनको परेशानी, उनको पूरी वो नहीं मिलती। और हमने अपने समय में जो भी सुविधा थी वो कहीं 10 गुना बढ़ाई, कहीं वेतन 5 गुना बढ़ाया, कहीं 3 गुना बढ़ाया, इन्होंने 1.5 गुना बढ़ाया अपने काल में। तो कोई भी ध्यान मौजूदा सरकार का श्रमिकों की तरफ, और किसान की तो बात छोड़ो, उसकी तरफ से नहीं, उसकी तो लागत ही कई गुना कर दी। तो ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं। हमने उनको हर लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, भट्टा मजदूरों की जो परेशानियां थी, उनके बच्चे शिक्षित नहीं होते थे, उनके लिए स्कूलों का प्रबंध किया हमने, ताकि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। जो भी समस्या, श्रमिकों की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के श्रमिक हैं, उनकी अपनी अपनी किस्म की समस्याएं, तो हमने प्रयास किया हर समस्या का समाधान निकालें। लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, बाकी तो सारी बातें विस्तृत रूप से अध्यक्ष जी ने बताई, और कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। चाहे मैंने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है कि मनरेगा 400 रुपए से कम नहीं होगा प्रतिदिन किसी को, जो ही है। इसी बात से हमारी सरकार आएगी तो हम भी प्रयास करेंगे, जो केंद्र से मिले नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ उसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज जो सबसे हरियाणा में सबसे फालतू मिलता था, वो भी हम कायम रखेंगे। जो हम पिछड़ गए हैं,
हमारी सरकार आएगी तो उसमें भी हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेतन देंगे। और अहम खास ख्याल बच्चों के, श्रमिक के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य और उसकी इंश्योरेंस की जो बात कही है हमारे अध्यक्ष जी ने, वो हम घोषणा पत्र बना रहे हैं। ये सारी बातें अपने घोषणा पत्र में हम डालेंगे, वचन देंगे, गारंटी देंगे तो हम आगे चलेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप सब समझ चुके। हमारा कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखा आपने और इनका देख लिया, आप सब समझे। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा। कुछ मोटे मोटे फैसले भी किए हैं जो हर श्रमिक को भी उसका लाभ होगा। जो बुजुर्ग हैं, लेबर पेंशन वो अलग चीज़ है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन की बात, कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपये महीना हम करेंगे। इसी प्रकार से हमें 400 रुपये का था, आज 1,000 को भी क्रॉस कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा सरकार वहन करेगी उसका। इसी प्रकार से हमारी 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। इन्होंने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ठेका सिस्टम शुरू किया, ठेकेदारी में नौकरी करते हैं। हमने ठेकेदारी खत्म करी, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। यहाँ तक कि हमारे युवाओं को इजराइल में युद्ध में झोंकने का काम किया ठेकेदारी सिस्टम में। तो भाई ये जो निगम बनाया है, ये एक तो तनख्वाह बहुत कम, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन और ना रिजर्वेशन, ये सिर्फ युवाओं के साथ और श्रमिकों के साथ धोखा और बहकाने लगे हुए हैं। जैसे हमने कहा भाई ये जो कौशल रोजगार निगम है ये खराब है, क्यों पक्की नौकरी दे रहा। तब क्या कह रहे हैं, जो रोजगार निगम से लगे हुए हैं ना उनको हटाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उनको भी बताना चाहता हूं, जैसा हमारे अमित यादव जी कह रहे थे, जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए भी हम नीति बनाएंगे। उनको कच्ची नौकरी नहीं रखेंगे, पक्की नौकरी रखेंगे, जो उसके काबिल होगा। क्योंकि अगले का विश्वास तो हो, उसके बच्चे पढ़े, आगे जाएं, उसका आत्मसम्मान बढ़े, शर्म का सम्मान बढ़े, तो ये कार्य हम करेंगे। इसी प्रकार से जो है 100-100 गज के प्लॉट सबसे ज़्यादा लाभ श्रमिकों को पहुंचा, जो हमने दिया 4 लाख के करीब दिए शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए। इन्होंने नीति बंद कर दी, 7 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख। तो ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो 100-100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे हम, और साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मांग की गई मिले कि कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, जो पहले की स्कीम है। और जैसे हमने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे, अब तक पक्के हो जाने चाहिए थे, नहीं किए इन्होंने। यूनिवर्सिटियों में लगे हुए हैं कितने सफाई कर्मचारी और श्रमिक लगे हुए हैं, उनको ठेके पे लगा रखा है, क्यों नहीं पक्का करते हुए उनको। ये सारी हमने हमारे उसमें है। हम हर जो फैसला जो करेंगे सरकार आने पर श्रमिक के हक में और किसान के हित में होगा, वो फैसला करेंगे हम जरूर। और गरीब आदमी का जैसे राजस्थान सरकार ने किया था, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जो इलाज जो है बीमारी का इलाज 25 लाख रुपए तक का हम वहन करेंगे। ये हम नीति बनाएंगे ताकि गरीब आदमी को स्वास्थ्य की और इलाज की चिंता न रहे। ये सब है और बहुत सारी बातें हम अपने घोषणा पत्र में देंगे, विस्तृत रूप से बता चुके हैं हमारे अध्यक्ष जी, हम इशारा कर चुके हैं। उसी इशारे पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन्हीं मुद्दे लेकर आज जो ये सफल कार्य